नमस्कार, मैं डॉक्टर नृपेंद्र सिंह, सहायक आचार्य, दक्षिण बिहार, केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ फिलॉसफी ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो सबसे पहले हम दर्शन क्या है या फिलॉसफी किसे कहते हैं, इसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि फिलॉसफी वेस्टर्न व्यू ऑफ टर्म में हम फिलॉसफी टर्म यूज़ करते हैं और भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम दर्शन शब्द का उपयोग करते हैं। सामान्य रूप में दर्शन को जो डिफाइन किया गया, दर्शते इति अनेन दर्शनम, मतलब जिसका साक्षात्कार किया जा सके या जिसको देखा जा सके, उसको हम सामान्यतः दर्शन के रूप में परिभाषित करते हैं। वेस्टर्न व्यू है वो डिफाइन करता है कि फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज या फिलॉसफी इज द साइंस ऑफ साइंसेस। तो यहाँ पर एक सामान्य अर्थ हम समझने की कोशिश करेंगे कि फिलॉसफी से हम क्या मीनिंग लगा सकते हैं या क्या उसका आशय है। Philosophy is the study of general and fundamental problems such as those connected with reality, existence, knowledge, values, reason, mind, and language, etc. Or it is discipline of knowledge which provides us logical system of analysis of ultimate truth of the universe, being, word, soul, God, knowledge, ignorance, etc. तो कहीं ना कहीं दर्शन के द्वारा हम जीवन के अंतिम सत्य की खोज करने की कोशिश करते हैं कि ब्रह्मांड क्या है, ये यूनिवर्स क्या है, किसने इसकी रचना की है, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी ईश्वर के द्वारा किया गया, या साइंस जो एक बताता है ग्रेजुअल प्रोसेस की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनिज्म की जो बात करता है कि उसके थ्रू हुई, या थ्योरी ऑफ क्रिएशनिज्म के थ्रू हुई। सामान्यतः जो दर्शन विषय की प्रकृति जो मानी जाती है, इस प्रकृति को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि फिलॉसफी इज द सेट ऑफ आइडियाज और बिलीव्स अबाउट लाइफ एंड द यूनिवर्स ऑफ्टन हेल्ड अनक्रिटिकली। Philosophy is a process of reflecting on the criticizing our deepest notions and beliefs. Philosophy is the rational attempt to view the world historically. Philosophy is the logical analysis of language and the clarification of the meaning of words and concepts. The question here arises that कि what is the need of logical analysis of language? क्योंकि जो भी चीज़ें हम व्यक्त करते हैं वो भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं और कई बार एक ही शब्द के कई आशय या अर्थ निकाले जाते हैं। लॉजिकल एनालिसिस के थ्रू कहीं ना कहीं हम वो क्लैरिफिकेशन लाने की कोशिश करते हैं जिससे कि कोई एम्बिग्यूटी जो है वो रहने ना पाए और सभी व्यक्ति या जन समुदाय जिन भी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उन शब्दों को एक ही आशय या एक ही अर्थ में समझ सकें। फिलॉसफी इज अ सेट ऑफ perennial problems that interest people and for which philosophers are always looking for answers। चूंकि दर्शन के क्षेत्र में या फिलॉसफी के क्षेत्र में 12 समस्याएं रहती हैं, जहां पर जो भी इस विषय क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं उन समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश अपने अपने तरीके से करते रहते हैं। इसीलिए विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का उदय हुआ, जिन्होंने अलग अलग तरीके से इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को, मनुष्य को या जगत को परिभाषित करने की कोशिश की और बताया कि जीवन में हमारे लक्ष्य या उद्देश्य क्या होने चाहिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस व्हेन वी डिस्कस इन लाइट ऑफ द फिलॉसफी, द कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस इज कंसिडर्ड यूनिवर्सल। इट इज यूजफुलनेस is continuously increasing in the ever changing educational aspect or educational development as well as the occupational aspect, social and cultural context। चूंकि ये नित्य दिन में परिवर्तन आता है और जैसे जैसे परिवर्तन आता जाता है वैसे वैसे ही हमारे सभी क्षेत्रों में उन चीज़ों में परिवर्तन हमको करना पड़ता है, तभी हम सही तरीके से किसी भी क्षेत्र विशेष में अपने आप को समायोजित कर पाएंगे। All nations share almost the same basic guiding principle with some variations। चूंकि ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स, गाइडिंग प्रिंसिपल हैं, इनका उदय कहाँ से होता है? इनका उदय दर्शन से होता है। चूंकि फिलॉसफी हमें वो आउटलुक देता है जिसके द्वारा हम वो सिद्धांत निर्धारित कर पाते हैं जो कि हम जीवन के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं।
या जिनका मानते हैं कि जीवन में एक ध्येय है या जीवन के किन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन से सबसे उपयुक्त माध्यम हो सकते हैं या कहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। चूँकि जीवन अनंत है, मनुष्य की आकांक्षाएं या इच्छाएं भी अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। तो जब सीमा नहीं है तो आखिर हम किस लक्ष्य या टारगेट तक पहुंचना चाहते हैं या किस अंतिम बिंदु या पड़ाव तक जाना चाहते हैं। तो दर्शन के माध्यम से हम उन अंतिम बिंदुओं को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं और उसी तरीके से गाइडेंस के क्षेत्र में भी हम किस तरीके समायोजन के लिए बेहतर वेज को या बेहतर तरीकों को यूज कर सकते हैं, उसका एक आधार जो है दार्शनिकों के द्वारा अपनी विचारधाराओं के अंतर्गत उल्लिखित किया गया है। To understand the background of philosophy of the guidance and counseling, it is necessary to understanding its main principles. So there are some principles which are considered very important in reference of guidance philosophy. First is every person is unique entity and has unique capabilities or unique potentialities. चूंकि हर एक व्यक्ति यूनिक एंटिटी है और जब यूनिक एंटिटी है तो उसके पास अपनी यूनिक पोटेंशियलिटीज एंड कैपेबिलिटीज भी है। तो दर्शन यह कहता है कि हर एक व्यक्ति को अपनी निहित क्षमताओं को पूर्णतः अभिव्यक्त करने के अवसर जो है हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए और इसीलिए निर्देशन या मार्गदर्शन के माध्यम से हम वह अवसर उपलब्ध कराने की या इस तरीके की सहायता प्रदान करते हैं जिससे कि व्यक्ति अवसरों का बेहतर तरीके से उपयोग कर पाए या लाभ उठा पाए। टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड पॉजिटिविटी टुवर्ड द इनहेरेंट डिवाइनिटी इन ए पर्सन। चूंकि डिवाइनिटी हर एक व्यक्ति में मौजूद है तो उस अंतर्निहित दिव्यता की पहचान जो है कराने की कोशिश की जाती है। इसीलिए भारतीय दर्शनों और पश्चिमी दर्शनों ने अपने अपनी तरीके से उस दिव्यता के दर्शन कराने की कोशिश की है। The supreme dignity of every individual must be upheld. चूंकि हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक सेल्फ डिग्निटी है और उस सेल्फ डिग्निटी का रिस्पेक्ट किया जाना बहुत ज़रूरी है। चूंकि अगर अपने ऐतिहासिक विकास क्रम में हम देखें तो जिस समय कलेक्टिविज्म का बहुत बोलबाला था उस समय इंडिविजुअलिज्म पर बहुत फोकस नहीं किया जाता था। लेकिन जब इंडिविजुअल एस्पेक्ट की बात की गई, जहाँ पर इंडिविजुअल राइट्स की बात की गई, वहाँ से हर एक इंडिविजुअल को एक डिग्निफाइड लाइफ की भी डिमांड होना समाज में शुरू हुई। इसीलिए यहाँ बात की गई सुप्रीम डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल मस्ट बी अपहेल्ड। द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस शुड बी कंटिन्यूअस फ्रॉम इन्फेंसी टू एडल्टहुड। बचपन से लेकर वयस्क अवस्था तक जो है गाइडेंस लगातार दिए जाने की ज़रूरत है। क्योंकि जीवन में ऐसा नहीं कि किसी काल विशेष में ही समस्याएं आती हों, समस्याएं हर व्यक्ति के सम्मुख हमेशा आती रहती हैं। इसलिए हमेशा कहीं न कहीं मार्गदर्शन या निर्देशन की ज़रूरत पड़ती रहती है। Individuals have the internal ability to seek guidance to learn and make decisions that will improve their personal situation or personal potentialities. चूंकि हर एक व्यक्ति में इंटरनल एबिलिटी है, कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान नहीं करेगा, उसी व्यक्ति को स्वयं समस्या का समाधान करना है। निर्देशन के माध्यम से उस व्यक्ति की क्षमताओं को इस तरीके से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है जिससे वह स्वयं भी उन चीज़ों को पहचान कर पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए और अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग करते हुए किसी भी समस्या का समाधान कर पाए। क्योंकि कोई अगर दूसरा व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करेगा तो वो व्यक्ति हर समय उस व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता है। इसलिए निर्देशन या मार्गदर्शन के माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम उसकी ही व्यक्ति को ही इस तरीके से बनाएं जिससे वह स्वयं अपनी सभी समस्याओं का समाधान खोज सके। द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। फिलोसफी स्टडीज जनरल प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। व्हेन फिलोसफी इज यूज्ड एज द बेसिक फॉर गाइडेंस, द गाइड uses knowledge based on all bases of philosophy to find the most appropriate approach. चूंकि फिलॉसफी के तीन पक्ष जो हैं बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। मेटाफिजिक्स डिफाइन एज द साइंस ऑफ क्रिएशन। तो वहाँ हम यह फंडामेंटल उन मूलभूत प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने की कोशिश करते हैं कि इस जगत की रचना किसने की, हमारे
जीवन का अंतिम ध्येय क्या है। जहाँ पर हम बात करते हैं एपिस्टेमोलॉजी की, जिसको हम साइंस ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, वहाँ डिफाइन किया जाता है कि व्हाट इज नॉलेज, व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉलेज, व्हाट आर द वैलिड वेज ऑफ एक्वायरिंग द वैलिड नॉलेज, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉलेज या अप्रोप्रिएट मेथड एंड अप्रोचेज ऑफ नॉलेज। और एक्सियोलॉजी को साइंस ऑफ वैल्यूज कहा जाता है, जो कि कहीं ना कहीं कंडक्ट को डिफाइन करता है। क्योंकि वैल्यूज एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है और वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर को डायरेक्टली कंट्रोल एंड डायरेक्ट करता है, जहां पर हम राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड को डिफाइन करते हैं। अब कुछ पश्चिमी दर्शनों की बात कर लेते हैं, जिनके आधार पर हम देखेंगे किस तरीके से हमारे निर्देशन के क्षेत्र से संबंधित एक विचार को उनके द्वारा बहुत पहले अभिव्यक्त किया गया था, परोक्ष रूप से। चूंकि प्रत्यक्ष रूप में नहीं, प्रत्यक्ष रूप में तो बहुत बाद में इसकी बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं इस विचारधाराओं में इन चीज़ों की बात की गई है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सबसे पुराने दर्शन आइडियलिज्म को। आइडियलिज्म कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ एंड क्लेम दैट इट इज द ओनली वे द व्यू रियलिटी। Many people believe that they can solve their problem only by dealing with the specific problem. In the process, they lose focus on the overall development of themselves. If they cannot solve their specific problem, they lose all hope, even though they have the potential to develop themselves. तो व्यक्ति के पास क्षमता निहित है। व्यक्ति अगर अपनी क्षमताओं की पहचान सही तरीके से नहीं कर पाएगा तो कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएगा। तो यह दर्शन उस पूर्णता को जानने या उसको प्राप्त करने में सहायता करता है, जिससे कि व्यक्ति अपनी पूर्णता को जान सके और सभी तरीके के जीवन में आने वाली समस्याओं को सही तरीके से उनके समाधान को खोजने की ओर तत्पर हो सके। तो बहुत पहले यह दर्शन आदर्शवाद के रूप में इसको नाम लिया जाता है, ये इन चीज़ों की बात करता है और जीवन के उन आदर्शों की बात करता है जिनको मानता है किसी भी मानव समाज में पालन किया जाना नितांत आवश्यक है। दूसरे दर्शन की बात करते हैं प्रैग्मेटिज्म की, प्रयोजनवाद। गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ प्रैक्टिकल अप्रोच एंड दिस प्रैक्टिकल आस्पेक्ट आल्सो इंडिकेटेड बाय द प्रैग्मेटिज्म, where the guide or counselor will work in areas that will actually help solve the client problems. Pragmatism emphasizes using a practical experience and a practical approaches. A practical guide will provide practical solution to problem faced by the client or individual. He and she will inform the client about the areas that the client should ignore and focus on areas that will be actually help him or her to become a better person. तो प्रैक्टिकेबिलिटी पर यह दर्शन बहुत ज़्यादा जोर देता है या एम्फेसिस करता है, जिसके माध्यम से यह विभिन्न तरीके की समस्याएं, चाहे व्यक्तिगत हों या सामाजिक हों, उनका समाधान खोजने की ओर तत्पर करता है। रियलिज्म बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड which can control and not in the existence of the spiritual world which we cannot control. In the guidance and counseling, the client is shown the differences between real problem and unrealistic problems. The real problem exists in the reality, hence can be solved easily, whereas unreal problem exists only in the mind. A guide will only deal with the issues that are actually causing problem for the client. तो रियलिस्टिक जो कहता है कि जो विजुअल वर्ल्ड है, जो हमारे समक्ष हमारे इंद्रियों के द्वारा दिखाई देता, वही सत्य है। और जो भी चीज़ें हमारे सामने हैं, उनके क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं उनका प्रयोग करने के, या विभिन्न तरीके की जो समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, उनका समाधान भी इसी लोक में मिलना है। किसी दूसरे लोक से किसी समस्या का समाधान नहीं आना है। तो इसलिए वह रियलिस्टिक एस्पेक्ट में ज़्यादा फोकस करता है। Rationalism philosophers believe the rational thinking and thinking with common sense and the thinking with logic is only way to find truth. And this is a philosophy followed by the scientists and researchers and applies with the guidance and counseling as well. Rationalist guide and counselor will focus on developing rational thinking in her client. He or she will encourage the client to put aside personal feeling and focus on areas that need more attention. अब बात करते हैं एक्जिस्टेंशियलिज्म की, अस्तित्ववाद की। According to this philosophy, the nature is subjective, lie within the individual.
This means that what may seem like one thing to one person may seem like something else to other. In guidance and counseling, the guidance worker and counselor try to understand the perception and viewpoint of the student or client. The way the word is seen by adult is very different from the way a student sees the word. Similarly, different children have different ideas and views about the word. Hence, guidance counselor must deal with each student in a unique manner. और यह दर्शन यह भी कहता है कि ह्यूमन बीइंग इज ए चूजिंग एजेंट। तो उस चूजिंग एजेंट में हम किस तरीके की एबिलिटीज़ को या किस तरीके की पोटेंशियलिटीज़ को हम कैसे डेवलप करें कि वो बेहतर तरीके से अपने लिए जो भी चूज़ करे या जिनका भी चयन करे, जिन भी क्षेत्रों का चयन करे, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों का या व्यवसाय के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों का, तो उनका चयन किस तरीके से वो सही कर सकता है। अब बात कर लेते हैं स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफीज़ की। चूँकि भारतीय दर्शनों में जहाँ हम देखेंगे दो तरीके के एक क्लासिफिकेशन दर्शन के क्षेत्र में हमको देखने को मिलते हैं। एक अस्तित्ववादी दर्शन जिनको ऑर्थोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफीज़ के रूप में जाना जाता है और दूसरे हेटेरोडॉक्स स्कूल ऑफ इंडियन फिलॉसफीज़ के रूप में। टोटल 9 स्कूल ऑफ फिलॉसफीज़ हैं, जिनमें अगर हम बात करें अस्तित्ववादी, तो अस्तित्ववादी में सबसे पहले सांख्य दर्शन का नाम लिया जाता है, योगा, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, वेदांता। सांख्य दर्शन जहाँ पर प्रकृति और पुरुष के साथ टोटल 25 तत्वों से मानता है कि व्यक्ति का निर्माण होता है या मानव का निर्माण होता है, और उन 25 तत्वों में बताता है कि प्रकृति एंड पुरुष के भेद को जानना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कहीं ना कहीं उन व्यवहारिक पक्षों की ओर ये बल देता है और उन मनोवैज्ञानिक पक्षों को बताने की कोशिश करता है जिनका कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बेहतर तरीके से अनुप्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ निर्देशन एवं परामर्श के क्षेत्र में भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि सांख्य दर्शन में प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, सतगुण, रजस गुण, तमस गुण। और रजस, तमस और सतगुण की जो बात की गई, तो इस तरीके के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है। तो इन गुणों को विकास करने में परामर्श और निर्देशन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है कि समय पर अगर विद्यार्थियों या किसी व्यक्ति को यह सहायता की जाए और ये बताया जाए कि किन चीज़ों को हमको अनुपालन करना हमारे जीवन के लिए बेहतर हो सकता है, तो व्यक्ति के बेहतर व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। सांख्य और योगा लगभग मिलता जुलता दर्शन है। सांख्य को सैद्धांतिक पक्ष के रूप में माना जाता है और व्यवहारिक पक्ष के रूप में योगा को माना जाता है। योगा में अष्टांग योगा की जो बात की गई, जिसके थ्रू सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ डायरेक्शन की जो बात की गई कि किस तरीके से हम अष्टांग योगा का पालन करते हुए हम कॉन्शियसनेस को अचीव कर सकते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन जीवन में कैसे लाया जा सकता है, उन विधियों की जानकारी हमको योगा के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, जो कि बहुत पहले, शताब्दियों पहले हमारे यहाँ पर पतंजलि मुनि के द्वारा की गई है। न्याय दर्शन जहाँ गौतम मुनि के द्वारा दिया गया है और जहाँ पर लाभ कर्मा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, और इसमें एक सिद्धांत है असत्कार्यवाद का, जिसको आरंभवाद के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। और ये कहता है कि प्रत्येक कार्य का कुछ न कुछ कारण होता है और वो कारण एक नए प्रभाव के रूप में या नए इफेक्ट के रूप में हमारे सामने आता है। तो अगर उन कारणों को हम जानते हैं और उनका सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो उनका सकारात्मक प्रभाव ही हमारे सामने देखने को मिलेगा। इसी तरीके वैश्विक, पुण्य मीमांसा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता में भी बात की गई है। वेदांता के बहुत सारे सब स्कूल्स हैं जिनमें अद्वैतवाद, वशिष्ठाद्वैतवाद, शैवाद्वैतवाद जिनके रूप में जाना जाता है। इसके अलावा 3 अन्य स्कूल्स हैं जिनको आस्तिक स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी के रूप में जाना जाता है, जिसमें चारवाक फिलॉसफी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, जैन फिलॉसफी। यह दर्शन भी किसी न किसी रूप में निर्देशन और परामर्श विद्यार्थी के परिप्रेक्ष्य में किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, इसकी एक पक्ष को अपने दर्शन में उल्लिखित करते हैं। आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम जैनिज्म और बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बहुत सारे बिंदुओं को उपयोग में ला सकते हैं या उनके बताई गई बातों को हम अपने व्यवहारिक जीवन में पालन करके विभिन्न तरीके की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।